देखिए, इसमें इस किताब का टाइमिंग्स इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। ये मैं पिछले 10 साल से लिख रहा हूं। ये काफी बड़ा रिसर्च वर्क है जिसमें मैंने हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस का जब से देश आजाद हुआ है अब तक क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, क्या इनके फेलोर्स हैं, क्या इसमें सुधार होना चाहिए। ये एक महज इत्तेफाक है कि ये इसके टाइमिंग्स इस इलेक्शंस के आसपास हो गए, अदरवाइज एक किताब मेरे हिसाब से लास्ट ईयर रिलीज हो जानी चाहिए थी। आपकी किताब में अटल बिहारी वाजपेयी के भी शासनकाल का जिक्र है कि जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी तैनात था जिसका CIA से संबंध था। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। जो मेरे ज्ञान में है बात है वो उनके PMO में नहीं था, वो रॉ में था। रविंदर सिंह नाम का एक ज्वाइंट सेक्रेटरी था, वो जो CIA का एजेंट था। तो वो जो किसी ने अगर ये कहीं कोट किया है तो ये बात गलत है। प्रधानमंत्री अटल जी के उसमें ऑफिस में कोई ऐसा मोल नहीं था। तो जो रा का वो अधिकारी था वो आज की तारीख में कहाँ है और भारत सरकार उसको भारत लाने के लिए अभी तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर था, रविंदर सिंह उसका नाम था। इस किताब में मैंने उस पर पूरा खुलासा किया है कि उसको CIA यहां से कैसे भगा के ले गई और उसमें रॉ के कुछ ऑफिसर इन्वॉल्व थे जिसको उसके भागने में उन्होंने मदद की। क्योंकि अगर वो यहां पे पकड़ा जाता और उसको प्रोसिक्यूट किया जाता तो ये सब जो हैं इन पे कानूनी कार्रवाई होती और ये सब अंदर होते हैं। तो इन्होंने अपनी चमड़ी बचाने के लिए उसकी भागने में मदद की और वो नेपाल के थ्रू भाग गया, काठमांडू के। और इसमें मैंने जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने या CIA ने जो पासपोर्ट इशू कराया था नेपाल से, उसके दस्तावेज लगाए हुए हैं। और ये इंडियन गवर्नमेंट का दस्तावेज नहीं है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट का दस्तावेज है जो मैंने प्रोक्योर किया है। तो अभी तक भारत सरकार ने उसको वापस लाने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की? ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी उठाया था और इसके एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के ऊपर जो CBI जवाब दे थी RTI के अंदर, तो मैंने CBI से इंक्वायरी की थी। तो CBI के दस्तावेज जो मेरे पास हैं उसमें ये खुलासा है कि जो इंटरपोल ने जब इसके बारे में कुछ डिटेल्स रॉ से मांगी तो रॉ ने वो डिटेल्स नहीं दी। उसका नतीजा ये हुआ कि इंटरपोल उसको रेड कॉर्नर नोटिस इशू नहीं कर पाई। लेकिन ये आज भी अमेरिका में है। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अमेरिका में आना जाना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट रहा है। किस कमजोर विदेश नीति के तहत इन्होंने इस आदमी को यहां लाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट पे जोर नहीं दिया, ये वो जाने। MK नारायणन जाने जो कि NSA थे, जो क्योंकि इनका मुझे लग रहा है कि मेन एजेंडा वो जो न्यूक्लियर डील हुआ था USA से, उसको लाने के लिए था और इसी वजह से उन्होंने इस इश्यू को थोड़ा मामूली समझा और टेकअप नहीं किया। तो आपको लगता है कि महज कमजोर विदेश नीति की वजह से उसको भारत नहीं ला पा रहा है वापस, या कोई और अंडरहैंड डील है प्रधानमंत्री के बीच में और उस रविंद्र सिंह के बीच में? देखिए, ये तो कमजोर विदेश नीति ही मैं कहूंगा। नहीं, अमेरिका की क्या हिम्मत थी कि ये देवयानी खोरगड़े के मामले में उसके नौकर को और उसके दोनों बच्चों को डायरेक्ट ले जाए और इंडियन गवर्नमेंट को पता भी ना चले। ये तो मैं तो अमेरिका की दादागिरी कहूंगा इसको। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए या अमेरिका परस्त नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मनमोहन सिंह ने जो राष्ट्रीय हित था उसको नजरअंदाज किया है प्रधानमंत्री? देखिए, इस पे अब इसमें आप लोगों को जज करना है कि उनकी कमजोर विदेश नीति है या वो उनकी खुद की इतनी मैं कहूंगा कि कन्विक्शन नहीं थी इस मामले में। अदरवाइज तो मेरे ख्याल अटल बिहारी होते तो वो इस चीज पर अड़ जाते। वो तो उन्होंने, मुझे याद है आज भी, जब क्लिंटन यहां पे आए थे और चिट्टी सिंहपुरा में उस दिन रात को मैस्कर हुआ था सरदारों का, और क्लिंटन उसके बाद पाकिस्तान जा रहे थे तो उन्होंने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनसे पूछिए कि मुशर्रफ से टेकअप करेंगे या नहीं करेंगे इस इशू। तो ये तो कमजोरी की निशानी तो है ही है।
अगर हम माने कि इराक के जो अधिकारी हैं वो मिले रहते हैं, दूसरे मुल्कों से मिले रहते हैं, एक बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है बीच बीच में इराक के अधिकारियों पर कि वे लोग जो फंड मिलता है, सीक्रेट फंड, उसका बहुत दुरुपयोग करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। एक रॉ के सेक्रेटरी थे, उनका नाम जैन हवाला केस में आया था और उन पे ये एलिगेशन लगा था कि इनको 1 लाख रुपए जैन ने दिए। जैन की डायरी में 1 लाख रुपए की एंट्री थी। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि यादव साहब, मेरे यहां अलमारियां नोटों से और फॉरेन करेंसी से भरी रहती हैं, तो मैं क्या उसमें से 1 लाख रुपए जैन से लूंगा? मुझे जितने चाहिए मैं उसमें से लेकर अपने घर जा सकता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि रॉ में जो भी काम होता है, चाहे हम विदेश में करते हैं, चाहे ये करते हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ पैसे के थ्रू ही करते हैं। सोर्स बनाते हैं तो पैसे से बनता है। अब ये उसकी इच्छा शक्ति पे है। अगर कोई बेईमान होना चाहे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन एक रॉ के सेक्रेटरी पे आज भी मैंने केस डाला हुआ है। सीबीआई ने उसमें ऑर्डर कर दिया इंक्वायरी। उसके एसेट्स इतने ज्यादा हैं कि उसकी सैलरी बनती थी 8-10 लाख रुपए और उसके एसेट 1990 में करोड़ों में थे। वो केस आज भी सीबीआई ने उसमें इंक्वायरी की हुई है, कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने, और वो सीबीआई डायरेक्टर ने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोई उसको लेना देना नहीं था सीबीआई डायरेक्टर को। ये भी उनकी मदद करते हैं। तो माने हम माने कि रा और सीबीआई के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं और जब कोई कार्रवाई की बात आती है तो उस भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उसको बचाने में दोनों विभाग के अधिकारी जुट जाते हैं। कौवा कौवे को नहीं काटता, तो ये एक दूसरे का बचाव ही करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आर.के. यादव जी की किताब में ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर इनको लगता है कि नौकरी में रहते हुए इनके पास जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उसको देश के सामने लाना इनका नैतिक कर्तव्य है और इससे देश का बहुत भला होने जा रहा है। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है। अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। बिग न्यूज, शैम्पू बदलने का डर अब खत्म। ट्राई करो बेहतर पैंटीन जिसमें है केराटिन डैमेज ब्लॉकर्स। देखिए प्रूफ, 100 ब्रश स्ट्रोक्स के बाद भी हेयर फॉल कम। खुद ट्राई कीजिए और फर्क देखिए। नया पैंटीन। हार और जीत में फर्क लक का होता है। लक्स कोसी अपना लक पहन के चलो। आजादी के बाद देश की अधिकांश जनता को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले व सांप्रदायिक दंगे ही मिले हैं। सर्व समाज में से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का कोई विकास नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों की कोई सुनवाई नहीं। तमाम रिपोर्टें कब से दबी हैं। पर हमें आशा है कि बहन कुमारी मायावती जी देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय से जुड़े अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सपनों को जरूर साकार करेंगी। अतः हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के बीएसपी को सफल बनाएं। मोहिनी पिया क्या, जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। अरे तुम खेत पे नहीं गए? शहर जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। रोज का आना जाना, तुम्हारे फसल को कीड़े खा जाएंगे। कोराजन है ना, इसीलिए बार बार खेत में नहीं जाना पड़ता। पेश है डूबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। बच्चों को पढ़ा रहे हो? नहीं, सीख रहा हूँ अंग्रेजी। हम है देश के अन्नदाता की शक्ति।
शक्ति पम्प्स। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट। शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड। फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, JK टायर, टोटल कंट्रोल। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है। नदियों को जोड़ना है। जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है। तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा। समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यादव जी, हम लोग बात कर रहे थे कि आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार रहा है और खासतौर से जो बड़े पदों पर अधिकारी आते हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। आज रा की कहीं कोई स्टैंडिंग नहीं है। जब हम फॉरेन एजेंसीज की बात करते हैं रा के मुकाबले, तो बहुत आगे हैं हमारी जो फॉरेन एजेंसीज। ये गिरावट आई है 85, 86, 87 के आसपास, जब ये LTT के ऑपरेशन हुए हैं और रॉ को जो ये हैंडल कर रहे थे हमारे यहाँ ऑफिसर, जिसमें रॉ का सेक्रेटरी भी था। उस वक्त जो फंड्स डाइवर्ट हुए पर्सनल गेन्स के लिए, अपने एसेट्स बनाने के लिए, या बाहर अमेरिका में उन्होंने अपने पैसे ट्रांसफर कराए और दूसरी कंट्री से, बैंकॉक से फर्जी एजेंट्स बना के उनको पैसे दिखाए गए। तो ये तब से जब गिरावट शुरू हुई तो जो आने वाले थे उनके लिए एक रास्ता खुल गया। नहीं, उससे पहले करप्शन का नाम नहीं था रॉ के अंदर। तो ये जो करप्शन हुआ इसमें आपके पॉलिटिशियन भी शामिल थे कि सिर्फ? नहीं, पॉलिटिशियन का रॉ के अंदर कोई लेना देना नहीं है। ये रॉ के ऑफिसर ही थे और ये भी एक कोटरी होती है जो एक दूसरे को ये बनाते हैं। तो किस लेवल के अधिकारी होते हैं? सेक्रेटरी जो रॉ का चीफ है वही है। वो अगर चाहेगा तो यहाँ करप्शन चलेगी, वो रोकेगा तो रुक जाएगी। उस समय जो अभी हाल में रिटायर हुए हैं ये अधिकारी भी शामिल थे इस रा की बर्बादी के लिए? सारे तो नहीं थे, यहाँ कुछ हैं। कुछ का नाम बताएंगे जो लोग शामिल थे? जैसे AK वर्मा पे मैंने CBI केस चलाया हुआ है। उनके अलावा? उसके अलावा प्रेजेंट चीफ की भी मैंने कंप्लेंट की है। क्या नाम है उनका? आलोक जोशी। उसकी भी प्रधानमंत्री को मैंने कंप्लेंट की है, उसके एसेट्स की डिटेल भी भेजी है। इसमें संजीव त्रिपाठी का भी कोई रोल है? संजीव त्रिपाठी भी बहुत करप्ट आदमी था। तो आपको पता है कि ये अधिकारी आजकल किस पार्टी में शामिल हुए हैं? हाँ, बीजेपी में शामिल हुए। हमने उनका विरोध किया। हमने राजनाथ सिंह को भी उसके करतूत बताए हैं सारे, और नरेंद्र मोदी जी को भी उसकी चिट्ठी भेजी है। इवन मेरी सुब्रमण्यम स्वामी से बात हुई थी कि आप जो है एक स्ट्रेटेजिक कमेटी आपने बनाई है और जिसमें आपने ये इसको अधिक राके इसको लिया है, ये मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी है। तो ये भी लिखा हमने उसमें कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, उनको इन्होंने रा का चीफ बनवाया था। ये हमने लिखा उस चिट्ठी में। वो कौन से नेता थे जिन्होंने बनवाया था इनको? वो 10 जनपद के नजदीकी थे वो।
लेकिन आपके जो विरोधी हैं आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने पहली बार विभाग में यूनियन बनाया जी, और यूनियन बना के जो विभाग का डिसिप्लिन था, जो विभाग की सीक्रेसी थी, उसको आपने बर्बाद किया, नष्ट किया, और जिसका नतीजा हुआ कि पूरे विभाग की फंक्शनिंग पर उसका असर पड़ा। ये अगर एलिगेशन है तो अच्छी बात है। देखिए 77 में जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी पावर में आई तो राव पे ये एलिगेशन था कि राव ने देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया है। मोरारजी देसाई थोड़े अलियड किस्म के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने RN काव को कहा कि आप घर जाइए। नंबर 2 जो थे उनको कहा कि आप पाकिस्तान में जितने ऑपरेशन हो रहे हैं सब खत्म करिए, बांग्लादेश में जो ऑपरेशन हो रहे हैं सब खत्म करिए। तो उन्होंने ये करने से मना कर दिया तो उनको भी कहा आप भी घर जाइए। तीसरे जो फिर बनाए उन्होंने, उनको ये कहा कि अब रॉ की स्ट्रेंथ को आप 1/3 खत्म कर दीजिए। हम नए नए यंग ऑफिसर वहां पे लगे थे और हमें अपना भविष्य वहां बिल्कुल खत्म हुआ नजर आ रहा था। तो हमारे जैसे ही जो और दूसरे लोग थे वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा भाई कुछ अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करिए कि ये नौकरी चली गई तो क्या करेंगे। तो मैंने उस बैकग्राउंड को देखते हुए अपने एम्प्लॉइज के राइट्स के लिए उसमें एक यूनियन बनाई थी, उसको बाकायदा रजिस्टर कराया था और वो एक किस्म से उसको लीगल जामा मैंने पहनाया था। इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं इस चीज का क्रेडिट डिस्क्रेडिट जो कोई देना चाहे उसको मैं बुरा नहीं मानता। आप ये मानते हैं ना कि दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह के जो सीक्रेट ऑपरेशन में लगी हुई एजेंसियां हैं वहां यूनियनबाजी अलाउड नहीं है। देखिए आप लोगों ने यूनियनबाजी की। मैं इस एज पे आके समझता हूं, लेकिन उस वक्त जब हमें अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था, हमारे साथ जो लोग थे उनको कई जो ऑफिसर थे उनको जब डिसमिस करके घर भेज दिया, उनकी जो हालत हुई है, जो पैसे से वो मोहताज हुए हैं, हमें पता है हम उनकी कैसे सपोर्ट किया करते थे। तो ये एक महज गवर्नमेंट की तरफ से गलत एक्शन था जिसकी वजह से ये स्टेप रॉ के एम्प्लॉइज, उसमें 90% एम्प्लॉय हमारे यूनियन के मेंबर थे, इवन सीनियर ऑफिसर मेंबर थे। तो वो जो गवर्नमेंट का एक्शन था जनता पार्टी का, उसकी वजह से जो हमें ये लगा कि हमारा भविष्य यहां सुरक्षित नहीं है। यादव जी, सिक्किम मर्जर में क्या रोल था रा का और किस तरह से उस ऑपरेशन को आप लोगों ने अंजाम दिया था? आपने अभी ये कहा था कि ये एजेंसी जिस काम के लिए बनी थी उसके लिए सही ढंग से यूज नहीं हुई। तो मैंने ये कहा था कि एक ऑपरेशन बांग्लादेश का था जिसमें रा की कंट्रीब्यूशन थी। दूसरा सबसे बड़ा जो ऑपरेशन RN काव ने किया वो सिक्किम का मर्जर था। 3000 स्क्वायर माइल की टेरिटरी हिंदुस्तान की बाउंड्री में RN काव ने मिलाई थी बगैर किसी, इसको मैं ब्लडलेस कूप कहता हूं, और वो भी चाइना की नाक के नीचे। चाइनीज फोर्सेस सिक्किम बॉर्डर पे उस वक्त तैनात थी और आपको इसमें किताब में खुलासा है कि ये रा के सिर्फ 4 ऑफिसर्स ने किया था, 5वें को मालूम नहीं था। तो काव साहब के डिप्टी हुआ करते के शंकरन नायर, जिनको काव साहब का शेडो कहा जाता था, मैंने उनसे पूछा था, मैंने उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था काफी बड़ा, जिसकी प्रेरणा से ये किताब लिखी गई। तो उसमें शंकर नायर ने मुझे बताया कि यादव साहब मुझे मालूम नहीं है काव साहब ने कैसे प्लान किया, किस तरह किया, लेकिन वो 4 ऑफिसर्स ने 2-2.5 साल के अंदर इस ऑपरेशन कंप्लीट किया, जिसमें मैक्सिमम एक किस्म से इन्वॉल्वमेंट जो थी कुछ जूनियर ऑफिसर्स की थी और ये क्लोजली गार्डेड एक ऑपरेशन था जिसमें कि एक चाइना से बहुत बड़ा खतरा भी हमने मोल लिया था। और गुजराल जी का क्या रोल रहा है रा की फंक्शनिंग को, हम कहें कि उसको पैरालिटिक बनाने में? इस पे छोटा सा मैंने कमेंट्स दिया है इस किताब में। I.K. गुजराल सर, गुजराल
पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे। तो जब वो यहाँ पे प्रधानमंत्री बने तो उनका एक, आपको भी मालूम ही है कि पाकिस्तान प्रेम जो है कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा था, क्योंकि अपनी पुरानी धरती से उनको लगाव था। इसी बैकग्राउंड को मैं देखता हूं कि रॉ के जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस उस वक्त चल रहे थे पाकिस्तान में, उन्होंने सब बंद करा दिए। और उन्होंने इन ऑपरेशंस की वजह से, मैं तो देश को ही कहूंगा काफी बड़ा, रॉ को तो क्या धक्का लगना था, देश के ही काफी बड़ा धक्का लगा। ये ऑपरेशंस बंद करने नहीं चाहिए थे। और वो उनकी भूमिका को मैं शक के दायरे में लाता हूं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसमें ये भी लिखा कि गुजराल की जान भी रॉ ने बचाई थी, उन पे भी अटैक होना था मिलिटेंट्स का। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू।